प्रदेश में इस वक्त मूल निवास और भू कानून जैसा मुद्दा जोरों शोरों से उठ रहा है। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव भी हैं और लोकसभा चुनाव की भी पार्टियां तैयारी कर रही हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करने के लिए HNN 24/7 में हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व काबीना मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हीरा सिंह बिष्ट जी। सर, HNN 24/7 में आपका स्वागत है। थैंक यू HNN का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, जिस तरीके से मूल निवास 1950 और भू कानून को लागू करने के लिए एक जन सैलाब उमड़ा और जन आंदोलन हुआ, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हालांकि मूल निवास को लेकर कहा है कि स्थायी प्रमाण पत्र की अब बाध्यता खत्म होगी और भू कानून की जो कमेटी बनाई गई थी उसका परीक्षण करने के लिए एक और कमेटी बनाई गई है। किस तरीके से आप देखते हैं? धामी साहब, बीजेपी ने भी 7-8 साल निकाल दिया, कुछ नहीं कर रहे हैं। जनता के दबाव में जो एक आंदोलन हुआ, नौजवान महिलाओं बहनों ने हमारे पहाड़ से आए, देहरादून में एक हजारों की संख्या में प्रदर्शन किया भू कानून हिमाचल की तरह लाने के लिए और 1950 से यहाँ की नागरिकता के लिए। तो वो उस तरह का आंदोलन एक कुमाऊं में होने जा रहा है, हल्द्वानी में भी तैयारी की जा रही है। तो सरकार मजबूर पर विचार करने के, लेकिन करेंगे नहीं, क्योंकि इनका चिंतन मनन का सवाल ही नहीं है। इनको बैठकर अधिकारियों से, नेताओं से डिस्कस करने की हिम्मत ही नहीं है। उनमें कोई हीन भावना है यहाँ की बीजेपी के नेताओं में, बड़ा दुखद है। बैठें, विचार करें। अरे भाई, राज्य के लिए आंदोलन किया, शहादत दी महिलाओं ने, खटीमा हुआ, मसूरी गोलीकांड हुआ, रामपुर तिराया हुआ, तो ये बहुत दुखद अध्याय है। हम उसको भूल गए। क्यों उन्होंने शहादत ले दी? हम कुर्सी पर बैठ कर हेलीकॉप्टर का मजा ले रहे आज, लेकिन उस भावना को तो कहीं तो समेट के देखो। उनके रोजगार की व्यवस्था करो, उनका आरक्षण करो, उनके परिवारों को करो, महिलाओं का सम्मान किया। अंकिता भंडारी केस में एक बात खुल गई कि वहाँ के विधायिका ने धमकाया था, उनको घर तोड़वाने का आदेश दिया और SDM ने दिया। क्या कार्रवाई करी? धामी सरकार को जवाब है इसका? क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे? आगे करें, सस्पेंड, उस पर दिखाएं ना कि जो उत्तराखंड के प्रति अन्याय करेगा, यहाँ की माँ बहनों के साथ अपमान करेगा, शामिल होगा, उसके खिलाफ सजा होगी। चुप बैठे आप चुप बैठे। आपको हेलीकॉप्टर घूमने से फुर्सत नहीं है। दुखद अध्याय यही है कि ये जो डिमांड है उठेगी और एक आंदोलन होगा। बहुत अहिंसक आंदोलन उत्तराखंड के नौजवान बहनों भाइयों ने किए। लाठियाँ चली, गोलियाँ चली, फिर भी अहिंसक रहे, बर्दाश्त किया उसको, तभी राज्य मिला। ये राज्य हमें लूटने के लिए मिला और यहाँ से इकट्ठा करके केंद्र के गुजराती नेताओं को देने के लिए बना गया राज्य। हमारी भावनाओं का अपमान किया जा रहा है, बहुत दुखद है। यहाँ राजनीतिक पार्टियों को इस पर गंभीर मंथन करना पड़ेगा। और हम भी बस नेताओं का भी क्या हो गया, यहाँ की उन मूल भावनाओं को छोड़ करके क्या हुआ, खनन का काम मिल गया, शराब का काम मिल गया, ये काम रह गया। ये काम सेकेंडरी है। बेकार रोजगार, जैसे तिवारी जी ने सिडकुल की इंडस्ट्री बनाई थी, लाखों लोगों को रोजगार मिला था। भारत सरकार से कुछ कंसेशन लिए थे इन कंपनियों के लिए, इनकम टैक्स एक्साइज में। वो लो डबल इंजन की बीजेपी सरकार करती क्यों नहीं उसको? जमीनी तो उपलब्ध है हमारे पास। आपने इन्वेस्टर समिट का ड्रामा नाटक कर रखा, कुछ नहीं। कहा इन्वेस्टर समिट? हेलीकॉप्टर घूम रहा, बस यही दिखाई देगा। मंत्रियों को पता नहीं, कोई मीटिंग नहीं करता, कोई काम नहीं करने को तैयार है। जो करप्शन और भ्रष्टाचार उत्तराखंड में हुआ, ये लूट का केंद्र बन गया। बहुत दुखद है, उनकी भावनाओं को आहत हो रहा है। इसीलिए आंदोलन नौजवानों बहनों ने यहाँ पर किया। एक सांकेतिक धरना था, इसके बाद पूरा आंदोलन होगा दोबारा। सरकार पर संभलेगा नहीं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी समझे सरकार। आज भी उस भू कानून क्यों ये आवश्यकता हो रही हिमाचल तरफ पर? क्या दिक्कत है? अरे ले आओ उसको, लाओ, कर दो बहुमत में। आप केंद्र में भी, राज्य में भी है, लेकिन भावना को समझो। हम किसी का अपमान नहीं करते। हम तो कह रहे सारा देश का नागरिक उत्तराखंड में आता, हम स्वागत करना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए तिवारी जी सरकार में बहुत मंथन हुआ था और तब ये तय हुआ था कि बाहर से कोई आता उसे मकान बनाने के लिए केवल 200-250 वर्ग गज जमीन हम देंगे। ये पास किया था कैबिनेट में, सरकार में हुआ, वो किया। इन्होंने आते ही उसको ख़त्म करने का काम किया। उससे नियंत्रण तो था कि कोई आ जाए, लेकिन ऐसा न हो कि जैसे पूरा उत्तराखंड का पहाड़ी खरीद दिए लोगों ने, कई सौ एकड़ ज़मीन। और एक सवाल मैं बार बार उठाता हूँ, सारे नेता मिले हुए इसमें। देहरादून में गोल्डन फॉरेस्ट के लगभग 250 एकड़ ज़मीन है, पूरा सेजदार रोड। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस ज़मीन को डिस्प्यूटेड है। वो जेल में मर गया चेयरमैन जो था चंडीगढ़ का, उसका क्यों लूटमार करी उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि इसको राज्य सरकार में निहित कर दें, लेकिन अभी तक सरकार को कदम नहीं उठा रही, आंखें घूम रही, क्योंकि बड़े बड़े नेताओं के मॉल, होटल, स्कूल, इंस्टीट्यूट बने हैं उसमें। तो फिर हमें ज़मीन ढूंढने की आवश्यकता थोड़ी थी। आज भी उसका खराबारी हो रही। यूपी से लेकर दिल्ली तक के नेता इन्वॉल्व हैं उसमें। तो कौन कार्रवाई करेगा? मैं तो चैलेंज करके कहता हूँ, निकाल ना उसको, गोल्डन फॉरेस्ट की ज़मीन को, देहरादून की। लेकिन
कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं, मूक दर्शक बने, बात पे बहुत ऊंची करे, धरातल पर कहीं नहीं। आप सिडकुल के इंडस्ट्री को रिवाइव नहीं कर पाए, आप उनको रोक नहीं पाए, बचा नहीं पाए। सरकारी भर्तियों में 50,000 वैकेंसी उसको नहीं आप भर पा रहे हैं, भरे भी तो हजारों करोड़ों रुपए आपने इकट्ठा किया, दलालों को पकड़ा गया, लेकिन जो नेता और अधिकारी उनको संरक्षण है, उनके बिना क्या भर्तियां हो जाएंगी? नहीं होंगी, विधानसभा हो चाहे सचिवालय हो। तो नहीं किया। दूसरी बड़ी बात है, राज्य सरकार को शर्म नहीं आती कि माननीय उच्च न्यायालय ललिता ने बहुत अच्छा डिसीजन दिया कि 35-40 हज़ार नौजवान जो 15-20 साल से काम कर रहे हैं, दैनिक के संविदा पे हैं, उपनल से हैं, चाहे पीआरडी से हैं, कहीं से भी हैं, उनको नियमित किया जाए। वो कहाँ जाएंगे? ओवर एज हो गए, उनके परिवार कैसे पलेंगे? और वैकेंसी हैं, अगर वो नियमित नहीं हो सकते तो समान कार्य का समान वेतन दो, ये उनके बराबर। ये निकम्मी बीजेपी की सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। अरे हमारे प्रदेश के बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनके भविष्य को संवारने को हाई कोर्ट ने इच्छा आदेश नैनीताल ने दिया, आप उसको रद्द करवाने को सुप्रीम कोर्ट चले गए। क्या जनता को जवाब देंगे? ये क्या जवाब है इनके पास? रेगुलर भर्ती आप क्यों नहीं कर पा रहे? करिए पारदर्शी तरीके से। संविदा कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदारी पर क्यों कर रहे हैं आप अपनी सरकार की तरफ से? ठेके पे जैसे आ रही होगा। तो इसलिए इतने मुद्दे हैं यहाँ पर। तो भू कानून है, ये भर्ती प्रकरण है, जो अंकिता भंडारे महिलाओं का शोषण, अन्याय, अत्याचार की कहानी है, करिए कार्रवाई विधायिका के खिलाफ और एसडीएम के खिलाफ। क्यों नहीं कहा कार्रवाई? जिसने कहा मकान तोड़ दो, नष्ट भ्रष्ट कर दो, खत्म कर दो, सारे साक्ष्य मिटा दो, तो को बड़ा साजिश तो उसमें है ही है। अब मुख्यमंत्री और बड़े नेताओं के नाम, दिल्ली के नेताओं के नाम उसमें आ रहे हैं, तो उसमें तो सीबीआई जांच का बड़ा भारी मुद्दा है। अगर उत्तराखंड की गरिमा को, यहाँ की महिलाओं को, उनका सम्मान सुरक्षित रखना है, अगर एक अच्छा मैसेज देना, तो कार्रवाई सीबीआई इंक्वायरी अंकिता भंडारे केस में। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए ये राज्य की लड़ाई के आंदोलन में सब शामिल होंगे। लोग, राजनीतिक पार्टियां अगर इग्नोर करेंगी, धोखा देंगी, तो जनता बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। सर, प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, जिसमें ये कहा गया 3.5 लाख करोड़ के एमओयू करार हुए, और सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 44,000 करोड़ की ग्राउंडिंग जो है जल्द ही की जाएगी। किस तरीके से लगता है? उनका ये भी कहना है कि रोजगार यहाँ पर युवाओं को मिलेगा। आप किस तरीके से देखते हैं सर? कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? ये जो इन्वेस्टर समिट हुई, अच्छा, हम तो स्वागत कर रहे हैं समिट हुई। उस समिट का कोई परिणाम तो सामने आए। केवल इसको गाते गाते आप मसालों निकाल देंगे, आपका टाइम पूरा हो रहा है। पार्लियामेंट का चुनाव आ रहा है, फिर विधानसभा आ जाएगी। धरातल पर कुछ तो दिखाई दे। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार पर ये ब्यूरोक्रेट्स काम ही नहीं करना चाह रहा, मैं हकीकत बता रहा हूँ। और ये अधिकारी, चूंकि हमारे पॉलिटिशियन स्टडी नहीं करते, पढ़ते नहीं, गंभीरता नहीं है राज्य के बारे में, इसलिए ब्यूरोक्रेट्स हावी हो रहा है, भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स। उनके इशारे पर सारे काम हो रहे हैं। चले पहले एक जो चीफ सेक्रेटरी था लूट के चला गया पूरे प्रदेश को, उसी तरह से ये ब्यूरोक्रेसी यहाँ पर बहुत हावी है। जो हमारे क्षेत्रीय जनता है, उत्तराखंड की जनता पिस रही है। बेरोजगार नौजवान हो, किसान हो, चाहे पलायन का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा का हो, ये सब हमारे पढ़ा लिखा बच्चा, नौजवान सब पलायन कर रहा है। और इन्हीं की रिपोर्ट में 8-10 साल में 4 लाख पढ़ा लिखा नौजवान प्रदेश से बाहर चला गया। शर्म नहीं आती हमको क्या? वहां भी तो उनको सम्मान मिल रहा है, टैलेंट है, प्रतिभाएं हैं नौजवानों में, उसका उपयोग नहीं करना चाह रहे। कोई इंस्टीट्यूट को, आप जो इन्वेस्टर समिट हो गया, लाखों करोड़ों का एमओयू हो गए, कहाँ है वो धरातल पे? ये बातें ज्यादा दिन नहीं चलने वाले। लोग परिणाम चाहते हैं, रिजल्ट चाहते हैं। यहाँ के बेरोजगारों को काम चाहिए, टैलेंट है, प्रतिभा है यहाँ पर, वो करिए। आपने एक स्कूल नहीं खोला, एक ITI नहीं खोला, एक पॉलिटेक्निक नहीं खोला, आपने किया क्या? एक अस्पताल नहीं खोला आपने, आप कर क्या रहे? कुछ जवाब देना, मेरे साथ बहस करें बैठ कर। आप ये करें, तिवाड़ी जी टाइम का मैं कह रहा हूँ, स्टडी कर लो, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एड्रेस कर लो, रोजगार के लिए 3 लाख लोगों से शेड्यूल कैसे स्थापित हो, क्या कंचन भारत सरकार, लो डबल इंजन है आपकी, करो तो सही, कुछ तो करो। केवल हेलीकॉप्टर में फूल बरसा दिए, फूल अपने पर बरसवा लिए, नहीं काम चलेगा। इससे ये दुखद अध्याय है। और यहाँ की भावनाओं को, सेंटिमेंट से ये सरकारें खिलवाड़ कर रही हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। बता रहा, कोई गंभीरता से इसको नहीं ले रहा। तो अगर गंभीरता होती तो तिवाड़ी जी के समय का वो रोजगार की जो नीति थी उसको आप खत्म न करते, और नई नीति आपको कुछ है नहीं। तो इस दिशा में यहाँ का नौजवान चिंता बहुत कर रहा है, और कभी बड़ा आंदोलन की तैयारी अंदर खाने यहाँ पर हो रही है। मूल निवास प्रमाण पत्र को लेकर हिमाचल की तरह सारे नकल कर लो उसकी, उसे लागू तो कर दो, जनता में संतोष तो हो, ये करो। लेकिन नहीं, उसको नहीं करेंगे। ये मैं समझता हूँ कि सरकार टोटली फेल है, और यहाँ निराशा, हताशा का वातावरण प्रदेश में बना हुआ। हम हिमाचल से भी कुछ नहीं सीख रहे, लेकिन बातें कर देंगे, नारे लगा देंगे, धरातल पर उसको उतारने को ये बीजेपी सरकार नहीं है। इनको मंथन करना चाहिए, गंभीर, चाहे सारी पार्टी नेताओं को बुलाओ, डिस्कस करो, गंभीर मुद्दा बैठ के बात करो, कौन सी दिक्कत है?
सर आगामी लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव नज़दीक है, कुछ ही महीनों का वक्त शेष है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को आप कहाँ देखते हैं लोकसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव आ रहा, निश्चित रूप से लोग परिवर्तन के मूड बनाए। उत्तराखंड में तो ये स्थिति है, पूरे देश में हालांकि है, क्योंकि मोदी सरकार भी जनता को धोखा दे रही कि बयानबाजी भाषणबाजी कर रहे हैं। इसके अलावा धरातल पर कुछ नहीं, रोजगार की बात नहीं, किसानों के हित की बात नहीं, पलायन की बात नहीं। मोदी सरकार ने कुछ दिया नहीं, छीना है ना। तो मैं ये समझता हूँ हमको इस पर गंभीर होना पड़ेगा। हम उपलब्धियां पूछेंगे केंद्र सरकार से कि क्या दिया आपने। मैं तो उत्तराखंड के रेफरेंस में एक बात करता हूँ, पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में उसको लागू करना चाहिए कि उत्तराखंड में हमारा सर्वे ऑफ इंडिया हिंदुस्तान का हेडक्वार्टर था, जहाँ प्रतिवर्ष देहरादून में ज़्यादा नहीं 1500-1500 लोगों को नौकरियां प्रतिवर्ष मिलती थी। सीडीआर फॉर अकाउंट ऑफिस हेडक्वार्टर है, वो बंद पड़ा। वहाँ भी प्रति नौकरी ऑडिट का सबसे हिंदुस्तान का 4 डिफेंस कारखाने, चारों आपने प्राइवेट सेक्टर को दे दिए। रोजगार बंद हो गया, लोगों को निकालना उन्होंने शुरू कर दिया। ओएनजीसी हेडक्वार्टर शिफ्ट करने की बात हो रही, भर्तियाँ बंद कर दी गई। एफआरआई है, उसको बेचने की बात हो रही, क्योंकि उसमें भी 250-300 एकड़ जमीन है, उस पर नज़र है इनकी। तो मैं तो देहरादून का उदाहरण देकर चुनौती के साथ कह रहा हूँ, ये जो हमारे रोजगार देते हैं, हर वर्ष यहाँ कम 5-6 हज़ार लोगों को रोजगार मिलता था। शान थी, देश की गरिमा थी कि रोजगार के लिए लोग आते थे। अच्छी बात है, स्वागत करते थे। आप उनका सबको प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। आप ग्लोबल समिट में उनको सबमिट करके क्या करना चाहते हैं? आपने दिया कुछ नहीं, लेकिन जो था उसको आपने खत्म करने का काम किया, लूटने का काम किया। ये देश की गौरव गरिमा की गाथा कहने वाले इंस्टीट्यूट हमारे यहाँ थे। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, पूरे देश में आप नहीं किए। इस तरह देश में एयरपोर्ट भेज दिए, बंदरगाह भेज दिए, 6 कोयला खदान जिसमें 14 लाख लोग काम करते थे, वह आपने बेच दी। अब मेरी समझ में आ रहा, कोई पूछे, मैं तो कह रहा मोदी जी बताए ना क्या किया आपने। दिया क्या देश को? छीने हैं ये प्रतिष्ठान जो देश की गौरव गरिमा कहते हैं, कहने वाले थे। और बस जी वाजपेयी जी ने परमाणु विस्फोट किया। अरे बनाया किसने था? इंदिरा गांधी के टाइम बनकर तैयार हो रहा था। हम दुनिया को अपनी ताकत दिखाना नहीं चाहते थे, वो था। आपने उसको पटका दिया। 12-13 दिन आप प्राइम मिनिस्टर है, उसी का गाना गा रहे। उपज तो कांग्रेस की थी, देन कांग्रेस थी, लेकिन वो सीक्रेट रखा हुआ था। आवश्यकता होगी तो उसका उपयोग किया जाएगा। आप विस्फोट को उसी का प्रचार करते हो। क्या किया आपने बताइए? आपने आप बैंकों को नेशनलाइज प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं। आपने डिफेंस कारखाने भेज दिए, एयरपोर्ट बंदरगाह भेज दिया, आपने रखा कुछ नहीं। तो मैं नहीं समझता कि जनता हिंदुस्तान की कब जागेगी। प्रदेश की जनता केवल थोती बातों पर आ जाएगी। मशीनों की करामात से मोदी जी कब तक ठगेंगे देश को? ये जो मशीनें चुनाव में उपयोग या दुरुपयोग उनका हो, वही आधार है, उसी से जीतेंगे। लेकिन देश को और प्रदेश को दिया कुछ नहीं, तबाह करने के अलावा केवल ये व्यापार कर रहे हैं। अमित शाह और मोदी मिलकर पूरे देश को लूट रहे। किसी हिम्मत नहीं आज बोलने की। कोई पूरे देश में अमित शाह और मोदी के अलावा कोई मंत्री काम करता दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई देगा। धामी के हेलीकॉप्टर के अलावा उत्तराखंड में कोई मंत्री काम करता दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई देगा। यह हकीकत है। लेकिन जनता कब तक देखेगी इनको? ये गंभीर प्रश्न हमारे सामने। इसलिए सत्ता पक्ष उनसे भी कहेंगे कि जो बड़े युद्ध उत्तराखंड के हैं, मूल निवास का है या उत्तराखंड का है, हिमाचल हमारे भूमि उसका अधिकार का मामला, उसको लागू करें। और प्रतिपक्ष विरोध के नेताओं से भी डिस्कस कर लें, कोई दिक्कत नहीं। राज्य के हित में करना चाहिए, बड़ा दिल करके करना चाहिए। लेकिन केवल हेलीकॉप्टर घुमाने से प्रदेश का और देश का भला नहीं होगा, यही मैं कहना चाहता हूँ। सर आपने ये ईवीएम की बात करी है। सरकार कहती है कि जहां पर कांग्रेस जीतती है, जिस राज्य में कांग्रेस की जीत होती है, वहां पर तो ईवीएम पर सवाल नहीं उठाती, और जब कांग्रेस की हार हो जाती है तब कांग्रेस ईवीएम पर सवाल उठाने लगती है। नहीं, एक बड़ा प्रश्न है इसके साथ, ईवीएम के साथ जुड़ा है। ठीक है, हम तो कह रहे, कांग्रेस तो कह रही, कांग्रेस नेशनल लीडरशिप ने कहा कि ईवीएम खत्म करो, पुलबैक व्यवस्था करो। कहीं जीत रही हार रहे कि हम जीत रहे तो हम ईवीएम अच्छा हो गया नहीं। ये तो खुला अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जो हुआ पूरी दुनिया ने देखा, उत्तराखंड में जो हुआ पूरी दुनिया ने देखा। तो इसको बीजेपी को उस व्यवस्था को परिवर्तित करने में, दूसरी बात, आपने क्यों, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दी कि इलेक्शन कमीशन के यहाँ से गड़बड़ियाँ हो रही हैं, जड़ तो इलेक्शन कमीशन है ना, जैसे कर लेगा। तो जब वहाँ गड़बड़ी यहाँ हो रही तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 लोगों की कमेटी बनाई जाए, वो इलेक्शन कमीशन तय करेंगे। एक सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, एक केंद्रीय मंत्रिपरिषद का सदस्य होगा, एक प्रतिपक्ष का नेता उसमें होगा। बहुत अच्छा सुझाव दिया। तो चूंकि बहुमत है, मोदी जी तो बहुमत के आधार पर कुछ भी कर देंगे। उन्होंने बहुमत के आधार पर उसको खारिज कर दिया कि नहीं, हम नहीं रखेंगे सुप्रीम कोर्ट से। अरे जब इतना अपमान आप सुप्रीम कोर्ट का कर रहे हैं, जुडिशियल कर रहे हैं बहुमत के आधार पर,
तो आप क्या करना चाहते हैं? क्या क्या कमी थी, क्या दिक्कत थी उसमें? उन्होंने केवल सुझाव देना था। इम्पार्शियल तरीके से इलेक्शन कमीशन कैसे हो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, विपक्ष का नेता होगा, तुम्हारी पार्टी का कोई मंत्री होगा, सीनियर जो भी होगा, तो आप उसमें क्या आपत्ति? उन्होंने खारिज कर दिया कि नहीं, हमने जज को रखें। ये कौन सी बात हुई? चोर है ना दिल में चोर है उनके। अगर इम्पार्शियल होते, जैसी बातें बड़ी बड़ी बढ़ चढ़ करते हैं, इम्पक कहते हैं हाँ ठीक है करिए, आप किसी भी करिए, मैं तैयार हूं इसके लिए। तो दिल में चोर है, वो नहीं सुधारना चाहते, वो ये इनके पर सत्ता पे बैठना चाहते हैं। और तो गुजराती तो व्यापार के लिए प्रसिद्ध है ही है, तो व्यापार चल रहा उनका, राजनीति थोड़ी कर। राजनीति का मतलब गरीबों को उठाओ, किसान को खुशहाली का काम करो, उसकी उपज का मूल्य दो, उसे खेत को पानी दो, पलायन रोको, रोजगार दो नौजवानों को। तो जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट थे, जब उनको बेच दिया आपने, सारे नेशनल लेवल पे बिक्री कर दी, जो देश की गरिमा की गाथा गाने वाले थे, तो बचा क्या देश में? ये दुर्भाग्य है। तो जब रेल खेल ये सब स्टेडियम आपने बेच दिए, खेल बेच दिए, जो बड़ा सरदार पटेल गुणगान करते हैं, सरदार पटेल के नाम से स्टेडियम बना है, बाद में मोदी जी ने अपना नाम रख दिया। अरे जीते जी कोई नाम रखता है यार, ये संस्कार है हमारे, ये सनातन के संस्कार हैं, लेकिन आपने रख दिया मोदी जी का नाम। वो तो जब ऊपर चला जाता है आदमी तब उसकी यादगार में रखते हैं। तो ये तो संस्कार डाल रहे और सनातन की बात करते हैं। धोखा, ढोंग, आडंबर है, इनके अलावा कुछ नहीं है। सर बात करी जाए कांग्रेस के, जिस तरीके से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हुए हैं, 3 में कांग्रेस को हार मिली। सर लगातार जो गुटबाजी को लेकर कांग्रेस सवालों के कटघरे में खड़ी रहती है, चाहे राजस्थान की बात हो, राजस्थान में भी देखा, उत्तराखंड में जब चुनाव हुए थे उत्तराखंड में भी देखने को मिला। तो कितना इसको कितना प्रभाव आप मानते हैं, और लोकसभा चुनाव में कितना खामियाजा इसका विपक्ष को भुगतना पड़ सकता है? कहीं खामियां हमारी हैं निश्चित रूप से। तो मैं समझता हूँ लोकसभा चुनाव में यानी हमको काफ़ी ठोकर लग गई, हमको संभल कर करना चाहिए, क्योंकि दूसरी पार्टी बड़ी छल कपट प्रपंच वाली है। इसलिए हमको संगठित रहने की आवश्यकता है, विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो देश को मोदी जी ने नीलाम करके रख दिया, उसको उजागर करने की, जनता तक पहुंचाने की जरूरत है। आज किसान को अपने खेत में पानी नहीं मिल रहा, उसको लग रहा है मेरा खेत मेरे पास रहेगा नहीं रहेगा, एक ऐसी भावना सी होती जा रही है उसका बैठ। लेकिन हमको मंथन चिन्ह करना चाहिए। कांग्रेस के पास बहुत मुद्दे हैं, जनता परिवर्तन चाहती है। जो विकास की बहर इंदिरा जी के टाइम पे राजीव जी के टाइम पे चली थी, उसको आगे कंटिन्यू करना है। भाई देश को दे के गए, कुछ दिशा दे के गए हैं, स्थायित्व दे के गए हैं, रोजगार दिया, इंडस्ट्री दी, भाखड़ा डैम, टिहरी डैम किसने बनाया? इन्होंने क्या किया? हम मोदी से पूछना चाहते हैं, तुमने कोई डैम प्रोजेक्ट सिंचाई के लिए बनाया? आपने रोजगार के लिए कौन सा साधन उपलब्ध कराया? अगर मनरेगा न होती, मनमोहन सिंह जी की उस समय दी, तो हमारे ये कोरोना काल में तबाह हो गया था देश। रोजगार में लोगों ने काम किया, डेली हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिलता, काम बड़ी व्यवस्था थी। अरे उस व्यवस्था को आप ध्वस्त करना चाह रहे हैं। आपने तो कुछ दिया नहीं। बताए ना किसानों के लिए क्या किया? वो भी 800 किसानों ने शहादत दी, तब काले कानून वापस लिए। अब मजदूर संगठन का अधिकार आपने छीन लिए, उसको आपने भी वापस लिया। क्योंकि पॉलिसी कौन बनाता? अडानी अंबानी। नाम लेते तो अब दुर्भाग्य, लोकतंत्र की हत्या कर दी। पार्लियामेंट में कर दिया कि जो किसी का नाम लेगा उसके खिलाफ माननगर नोटिस जारी हो जाए। वाह भाई वाह, ये डेमोक्रेसी का गला घोट दिया आपने। अडानी अंबानी का नाम ले सकते लुटेरों का? क्या कर दिया आपने ये? तो ये इस तरह की सरकार फासिस्टवादी इश्यू कहते हैं। फासिस्टवादी इश्यू किसी के नहीं, धीरे धीरे डिक्टेटरशिप की बढ़ती है। वही मोदी जी कर रहे देश में, प्रजातंत्र का गला घोट रहे हैं, अंबेडकर की भावनाओं का चकनाचूर कर रहे हैं। इसके लिए हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। और हम तो धामी साहब से भी कहते हैं कि भू कानून है, जो आंदोलन चल रहा है, इस पर पक्ष को बैठकर डिस्कस करो क्या हो सकता है। एक सर्वमान्य समाधान इसका हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दिल से साफ हो ना, अगर कुछ करने की हिम्मत हो, साहस हो। आप ब्यूरोक्रेट्स पर सरकार को चला रहे हैं, जो अधिकारी कर रहे आप कैबिनेट के मंत्रियों को पता नहीं कहाँ कहाँ ना उनकी सलाह न मशरा, वो भी धक्के खाते दिखाई दे रहे। बड़े चिंता है, बड़ा अफसोस है हमको कि चुनी सरकार अपने आप ही खुद अपना अपमान कर रही है और ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में जाकर काम कर रही हैं। तो यही मैं कहना चाहूँगा, समय है, समय रहते हम सबको मिलजुल कर राज्य के और राष्ट्र के विकास की बात करनी चाहिए। लेकिन केवल थोती राजनीति करने से या अपने पापों को छिपाने से बात नहीं बनेगी कि हमारी आलोचना क्यों कर रहे हैं, नाम क्यों ले रहे हैं। और दुर्भाग्य देखो ना कि लोकसभा में, राज्यसभा में धनखड़ जी कहते हैं कि मैं जाट हूँ इसलिए, मैं किसान का बेटा। अरे इतने छोटे स्तर पे मत जाओ भाई। आप उपाध्यक्ष हैं इसलिए कह रहे हैं, आप अध्यक्ष हैं इसलिए कह रहे। धनखड़ जी किस जाति की ये नहीं कह रहे
लेकिन आप अपने बचाव में इतनी छोटी हरकत करेंगे, ये तो मैंने समझता पहला टाइम ऐसा हो रहा। किस स्टैंडर्ड के ये हमारा राजनीतिक स्तर रह गया कि हम पार्लियामेंट के सर्वोच्च कुर्सी पर बैठकर इस तरह की बातें करें। इसलिए थोड़ी विरोध कर रहे, विरोध तो इसलिए कर रहे हैं कि आप सत्ता में हैं, आप कुर्सी पे बैठे हैं, इसलिए न्याय की मांग आपसे अपेक्षा करते हैं हम लोग। उसके बदले आप जनता को ये मैसेज देना चाहते हैं कि मुझे इसलिए तंग किया जा रहा है। बड़ा हास्यास्पद है, बहुत छोटी मानसिकता है, इससे देश और प्रदेश नहीं चलेगा, मैं ये कह रहा हूँ। सर क्या आप भी लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो किस सीट से आप अपनी दावेदारी पेश करेंगे? ये तो पार्टी का सब्जेक्ट है, पार्टी तय करेगी। कहेंगे तो लड़ेंगे, लेकिन उसके लिए हमको संगठन मजबूत करना पड़ेगा। पार्लियामेंट का चुनाव संगठन लड़ाता है, एमएलए का चुनाव तो आदमी मैनेज कर भी लेता है। पार्लियामेंट बहुत बड़ा एरिया होता, मान लो टिहरी पार्लियामेंट है, केदार घाटी से लेकर शिमला बॉर्डर तक है, इधर सहारनपुर बॉर्डर है, देहरादून है, तो पार्लियामेंट लड़ने को संगठन चाहिए ना। तो संगठन को हमको सक्रिय करना पड़ेगा, मजबूती देनी पड़ेगी, और उसके लिए लोगों से जगह जगह विचार विमर्श करना पड़ेगा, सीनियर लोगों से बैठ कर बात करनी पड़ेगी। उस दिशा में कांग्रेस प्रयास कर रहा है, लेकिन वो प्रयास अभी अधूरे हैं। मैं ये कहूँगा कि समय नज़दीक है और केवल बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, बैठ करके संगठन को मजबूती देनी पड़ेगी। उनके यहाँ तो आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है, सत्ता है, सरकार है, धन है, पैसा है, पूंजीपति है। हमारे पास क्या, हमारे पास जनता है, जनता की राय, जनता की ताकत है। उसको साथ में लेकर कांग्रेस मंथन करेगी और निश्चित रूप से उत्तराखंड में परिवर्तन की लहर है, पूरे देश में है, लेकिन उत्तराखंड में तो एमपी सांसदों का पता ही नहीं है। मैंने एक सवाल किया था बहुत पहले कि सांसद अपनी सांसद निधि 5 करोड़ कहाँ खर्च कर रहे, वो नहीं बता पा रहे। करिए ना पब्लिश उसको, बताएं टिहरी के, पौड़ी के, हरिद्वार के सांसद कि 5 करोड़ साल के हैं, 5-25 करोड़ कहाँ लगा दिया आपने। वो तो उसी बात कर रहा हूँ, जो सरकारी योजना हो तो अलग चीज है, ये तो मैं तो मोटी सी बात कर रहा हूँ। कहाँ है वो तो घूम फिर के वहीं जा रहे हैं ना, कागजों में दिखा के। ये शर्मसार है, बहुत बहुत शर्मसार करने वाली बात है। ये उत्तराखंड राज्य इसलिए बना था, देवभूमि है भाई, यहाँ तो तुम देश को उदाहरण देना चाहिए, अपने करेक्टर से देश में मैसेज आना चाहिए कि देखो देवभूमि के लोग ऐसे, देवभूमि फौजियों की भूमि है, वीरों की भूमि है, आंदोलनकारियों की भूमि है, सीमांत प्रदेश है। तो ये आस्था, ये मैसेज हम देने में फेल है। ये बीजेपी ने बिल्कुल इसको ऐसा कर दिया, लालाओं की पार्टी है, कोई भी आओ लूटो, हमें तो दिल्ली वालों को खुश करना, गुजरात वालों को खुश करना, ये बीजेपी ने कर दिया। ये पीड़ा हमारी है, ये जनता की पीड़ा है, इसको हमको साकार करना हो, कांग्रेस को मंथन करना हो, क्योंकि विकल्प केवल देश में कांग्रेस ही है। हमको बैठकर इस काम को बहुत मजबूती के साथ करना, और तो इलेक्शन कमीशन जैसे अपनी मुट्ठी का रखा हुआ, जो चाहे कराएंगे, जिस तरह चाहे कराएंगे, उससे भी लड़ना, हमको व्यवस्था से भी लड़ना। ये काम निश्चित तो कांग्रेस करेगी, लेकिन हमें अभी परिवर्तन की मेहनत की बहुत आवश्यकता है, ये हम लोग करेंगे। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हीरा सिंह बिष्ट जी, और साफ तौर पर इनका कहना है कि जिस तरीके से इन्वेस्टर समिट हुआ और भू कानून लागू करने की मांग को लेकर जो आंदोलन हुआ, उससे सरकार को सुझाव भी दिया कि इसे जल्द से जल्द जो है प्रदेश में लागू किया जाना चाहिए, और विपक्ष के साथ बैठकर इस पर विचार विमर्श भी किया जाना चाहिए। रही बात लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव में हीरा सिंह बिष्ट जी ने कांग्रेस को भी कहा है कि एक साथ जो है संगठन को मजबूत करना पड़ेगा और पूर्ण रूप से संगठित होकर जो है लोकसभा चुनाव में उतरना पड़ेगा। अपने सहयोगी अनिमेश सजवान के साथ मैं रुनसैन, चैनल 24/7 देहरादून।